की याद करते हैं। उनका जो संघर्ष था, उनका जो विजन था, उनका जो हिंदुस्तान की राजनीति पर इफेक्ट था, उसको हम याद करते हैं और दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। काफी लोगों ने भाषण दिए और कहना चाहता हूं कि हर भाषण में गहराई थी, हर भाषण में गहराई थी। लोगों ने अलग अलग चीजें कही। पहले भाषण में कहा कि हमें क्या चाहिए। आपने लिस्ट दी कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। और जब आप कह रहे थे, मैं सोच रहा था कि भाई राजनीति में चाहने से कोई देता नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस है कि भैया जितना आपको चाहना है चाह लो, उसका कोई मतलब नहीं होता। तो मैं ये सोच रहा था, फिर दूसरा भाषण आया और एकदम उन्होंने कहा जो मेरे दिल में, दिमाग में सवाल था कि भाई सही है, ये चाहिए, मगर कैसे? उसका जवाब आया, आपने दिया, गौतम जी ने दिया कि जब तक विचारों के लिए नहीं लड़ा जाएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। और मैं आपसे कह देता हूं, ये जो आप नारे लगाते हैं, इससे कुछ होता नहीं है। ये कि भैया राहुल गांधी जिंदाबाद, इससे कुछ होता नहीं है। इससे मतलब पता नहीं अच्छा लगता होगा, मगर इससे कुछ होता नहीं है। होता कैसे है? गौतम जी ने कहा, जो मन बना लेता है कि ये जो हो रहा है इसको मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूं। भाषण देने से पहले मैं सोच रहा था कि अंबेडकर जी शिक्षा की बात करते थे, संगठित होने की बात करते थे, और जब कांशीराम रात में उत्तर प्रदेश में घूमते थे, वो पेन लिए घूमते थे और वो कहते थे कि पेन होता है, लिखाई इस साइड से होती है, शाही इस साइड में होती है, निब इस साइड होता है, ऊपर से कवर लग जाता है 15% का, वो कहते थे। और वो ये भी कहते थे कि पेन को ऐसे होना चाहिए कि समाज का फायदा 15% को मिले, मगर 85% को भी मिलना चाहिए, उसमें शामिल वो भी होने चाहिए। अब क्या हुआ? अब बीजेपी ने नया सिस्टम उठाया है। बीजेपी ने पेन और इसको अलग कर दिया, इसको पता नहीं कहां फेंक दिया, और उसके लिए इसको लिए फिर रहे हैं। मतलब जो पहले रास्ता था जिस पे हम चल रहे थे, और तेजी से चलना था, और उसमें कांग्रेस पार्टी की भी कमियां थी, इसीलिए कांशीराम जी सफल हुए। अगर कांग्रेस पार्टी अपना काम करती तो कांशीराम जी सक्सेस नहीं हो पाते।
और मैंने किसी और से एक दिन कह दिया, पता नहीं सही कहा या गलत कहा, मगर अगर जवाहरलाल नेहरू जिंदा होते तो कांचीराम जी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर होते। मगर कहने का क्या मतलब है, राजनीति में दो तरीके के लोग होते हैं। एक कहता है कि मुझे ऐसा पेन चाहिए, दूसरा कहता है मुझे ऐसा पेन चाहिए। मतलब मुझे पेन ऐसा चाहिए कि सब लोगों को फायदा हो, समाज में कोई पीछे ना रहे, और अगर हिंदुस्तान में प्रगति हो रही है तो गरीब से गरीब बच्चा किसी भी वर्ग का हो, उस प्रगति में उसको शामिल होना चाहिए। अगर हम हिंदुस्तान को आज देखें, हमारी संस्थाएं को आप देखिए, किसको भी चुन लीजिए, जुडिशरी चुननी है उसको चुन लीजिए, मंत्रिमंडल देख लीजिए, ब्यूरोक्रेसी देख लीजिए, शिक्षा का सिस्टम देख लीजिए, कॉर्पोरेट इंडिया देख लीजिए, किसी एक को चुन लीजिए और थोड़ी सी गहराई में आप जाएंगे तो आपको दिखेगा 85% उसमें कहीं है ही नहीं। आप जाइए, 5 घर जाएंगे आप, स्टॉक मार्केट का समय है, आप इंटरनेट पे जाइए और 500 सबसे बड़ी कंपनियों के नाम ले लीजिए और इंटरनेट पे जाके आप देखिए, उनके सीईओज का आप नाम निकाल लीजिए, उनके सीनियर मैनेजमेंट का आप नाम निकाल लीजिए और आप देखिए वहां पे दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी कितने हैं आप देख लीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा। हाँ, एक नहीं मिलेगा आपको। अदानी जी की कंपनी में जाइए, उनके सप्लायर्स की लिस्ट निकालिए, उनकी कंपनी को हजारों कंपनियां सप्लाई करती हैं, थोड़ी छोटी होती है, उनकी लिस्ट निकालिए, उनके सीईओ देख लीजिए, आपको वहां एक भी दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी, एक पिछड़ा वर्ग का कोई नहीं मिलेगा उसमें। किसी भी प्राइवेट अस्पताल में चले जाइए, आपके परिवार के लोग बीमार होते हैं, अगली बार आप जाएंगे जरा नाम पढ़िए, अपोलो हॉस्पिटल में जाके नाम पढ़िए डॉक्टरों के, वहां पे आपको एक दलित नाम नहीं मिलेगा, एक पिछड़े वर्ग का नाम नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये देश सबका है, 1 मैन 1 वोट, जितनी आबादी उतनी भागीदारी, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सारे के सारे लोग एक जैसे हैं, कोई कम नहीं है, सब समान है। अच्छा, मनरेगा की लिस्ट निकालिए, उसमें आपको 85% मिल जाएगा, भरा हुआ है वहां पे वो, आप निकालिए। मजदूरों की लिस्ट निकालिए, जिन लोगों ने ये हॉल बनाया, शानदार हॉल, चमकता हुआ हॉल जिसमें हम भाषण कर रहे हैं, उनकी लिस्ट निकालिए। 60% आपको पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज में मिलेंगे आपको। और उधर भी कॉन्ट्रैक्टर मिलेगा आपको। और ये स्थिति खराब होती जा रही है। अगर इंप्रूव हो रही थी तो अलग बात है। पहले कोई छोटा बिजनेस चला सकता था,
उसमें 2, 3, 4, 5% घुस जाते थे। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, उसमें मैनेजमेंट वाले लोग घुस जाते थे। पब्लिक अस्पताल थे, पब्लिक यूनिवर्सिटी कॉलेजेस थे, उसमें घुस जाते थे लोग। आपने इंटरव्यू की बात की, मैं गया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी गया था। इंटरव्यू बच्चों को निकालने का तरीका है। आपकी जात क्या है भैया, आप इंटरव्यू में फेल, सीधी सी बात है। वो सब बोल रहे हैं। आरएसएस के संगठन की लिस्ट निकालिए, जो उनके प्रचारक लोग हैं, जो उनका सीनियर आरएसएस का जो सेंटर है, उसमें आपको एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। तो लड़ाई बिल्कुल क्लियर है। एक तरफ 85% बैठे हैं और उनको कहा जा रहा है कि भैया ये देश आपका नहीं है। कहने के लिए हां, कहने के लिए हम कह देंगे कि भैया आप हिंदुस्तानी हो, मगर जब धन बांटने की बात आएगी या देश को चलाने की बात आएगी या पावर की बात आएगी, तो आप हिंदुस्तानी नहीं हो, आप कुछ और हो। और यह संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। और यह संविधान क्या है? पहले मैं सोचता था कि एक किताब है जो आजादी के बाद लिखी गई। हम सब कहते हैं कि अंबेडकर जी का कॉन्स्टिट्यूशन है, मगर अगर हम थोड़ी सी गहराई में जाएं तो इसमें हिंदुस्तान की हजारों साल की आवाज है। जो आपने, गौतम जी, जो आपने लिस्ट दी, आपने नाम लिए, नारायण गुरु, बसवन्ना, अंबेडकर जी, गांधी जी, गौतम बुद्ध जी, जो आपने लिस्ट दी, उन सब की आवाज इस कॉन्स्टिट्यूशन में है। और दूसरी बात, जो उस विचारधारा के खिलाफ थे, उनकी आवाज इस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। सावरकर जी की आवाज इस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। नाथूराम गोडसे की आवाज इस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। वो कुछ भी कह लें, नरेंद्र मोदी जी इस कॉन्स्टिट्यूशन की विचारधारा को नहीं मानते। और मैं आपको बताता हूं यह मैं किस बेसिस पे कह रहा हूं। आपने अंबेडकर जी की बात कही, कांशीराम जी की बात कही, और आपने कहा वो सूखी रोटी खाते थे, कहा आपने गौतम जी। और अंबेडकर जी के बारे में लोग बहुत कुछ कहते हैं। कोलंबिया में पढ़ाई की, दलितों के लिए लड़े, इंटेलेक्चुअल थे, दलितों की लड़ाई लड़े, पूरी जिंदगी समाज के लिए दे दी। मगर मेन बात क्या है? मेन बात है कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए। बाकी सब का कोई मतलब ही नहीं है। अगर कांशीराम जी कॉम्प्रोमाइज हो जाते, अगर वो अपने विचारों पर कॉम्प्रोमाइज कर जाते, अगर अंबेडकर जी कॉम्प्रोमाइज कर जाते, तो उनकी फोटो यहां कभी नहीं लगती। वो, अगर अंबेडकर जी दुनिया के सबसे बड़े विद्वान होते, कोलंबिया से डिग्री लेके आ जाते, 24 घंटा दलितों के बारे में बात करते, आधी रोटी भी खा लेते, मगर अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाते तो वो अंबेडकर जी नहीं होते।
है अंबेडकर जी में, गांधी जी में, कांशीराम जी में और सावरकर में। बहुत बड़ा फर्क है। गांधी जी 10-15 साल जेल गए, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अंबेडकर जी पूरी जिंदगी दे दी, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कांशीराम जी ने क्या कॉम्प्रोमाइज किया किसी से? सवाल नहीं उठता, कर ही नहीं सकते। करना भी चाहते तब भी नहीं कर पाते हो, क्योंकि इतनी गहराई से बात उनके दिल में थी कि वो कर ही नहीं सकते। अब मोदी जी का चेहरा तो देखिए ना। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99, राष्ट्र सबसे पहले।